हेलो एवरीवन, अभी अपन बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसमें सिर्फ अपन बात करेंगे सिर्फ SN1 रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, उससे पहले अपन जान लें कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐसी स्पीसीज होती हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो होती हैं उनको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। जैसे अब अगर इलेक्ट्रॉन रिच है दैट मीन्स उसके ऊपर क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। उसके ऊपर क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या फिर उसके ऊपर क्या हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है। जैसे कि अपन बात करें कि मैं कहूं कि NH3 के पास क्या है, लोन पेयर है, तो इसके पास नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। नेगेटिव चार्ज की बात करें जैसे कि OH-, जैसे कि Cl-, इस टाइप की जो स्पीसीज होंगी या तो उनके ऊपर क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, या उनके ऊपर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। उनको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोफाइल। अब अगर एक न्यूक्लियोफाइल को कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर दे उसकी जगह से, ऐसी रिएक्शंस को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे अपने पास सपोज एक एल्किल हैलाइड है इसमें X- क्या है, इसमें X- क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल में ले रहा हूं OH-, ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल दोनों के दोनों हैं, सपोज ये X- था, OH- ने क्या किया, इसको इसकी जगह से एल्किल हैलाइड में जो X है उसको हटा के OH- जुड़ गया, यानी कि यहाँ पे OH आया, X को यहाँ से हटा दिया, तो क्या मिला अपना ROH प्लस X-। यहाँ पे X- को हटा दिया OH ने, तो इस एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को उसकी जगह से क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऐसी रिएक्शंस को अपन बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो बहुत टाइप्स की होती हैं, जैसे कि SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको अपन SN2 बोलते हैं, SNAE, SNAR, ऐसी बहुत टाइप्स की क्या है, 4-5 टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो होती हैं। अभी हम उनमें से सिर्फ पढ़ने वाले हैं SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब SN1 रिएक्शन क्या होती है उसको अगर देखें तो उसमें क्या है कि SN1 का पूरा नाम होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको बोलेंगे अपन SN1 रिएक्शन, ठीक है। 1 है इसका मतलब ये यूनिमोलिकुलर है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि सपोज हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है, CH3 और ये Cl। हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है और यहाँ पे एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल, इसमें एक तो क्या है, Cl न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल OH- इसके साथ रिएक्ट करता है। इसके लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है वो है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है होना चाहिए। तो क्या हुआ कि इस OH- ने इस Cl को यहाँ से रिप्लेस किया, क्या मिला अपने पास, CH3, यहाँ पे OH जुड़ा और यहाँ पे अपना Cl- अलग निकल गया, ठीक है। ये अपन ने एक एग्जांपल लिया है। अब देखो ये रिएक्शन कैसे हुई, इसमें हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही क्यों यूज किया, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में, इसका जो मैकेनिज्म है उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि CH3 अपने पास ये जो एल्किल हैलाइड है, इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जब इसको डिसॉल्व करते हैं, तो इसकी वजह से पोलैरिटी डेवलप होती है। क्या होता है, पोलैरिटी डेवलप होती है, यानी कि अभी अगर देखें इसमें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कंपेरेटिवली कार्बन, ओके। तो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन अपनी ओर खींचेगा,
अपनी ओर खींचेगा। साथ ही साथ अगर इसने अपनी ओर खींचा तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये क्या होता है, ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ CCH3 CH3 CH3 और इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, प्लस Cl माइनस निकल गया यहाँ से, Cl माइनस निकल गया बाहर, और Cl माइनस बाहर निकला और अपने पास क्या मिला, एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब इस प्रोसेस में हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो उसने एक तो क्या किया कि इसको पोलर किया, इस मॉलिक्यूल में क्या है, पोलैरिटी डेवलप करी। साथ ही साथ में जब पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि कैटायंस और एनायंस आपके पास बन गए हैं, उनको स्टेबलाइज भी ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट करता है। उनके साथ क्या है, बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बना के क्या है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इन दोनों को स्टेबिलिटी देगा, इन दोनों को स्टेबलाइज करेगा, इसलिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं। तो ये हमारी पहली स्टेप थी। अगर मैकेनिज्म की बात करें इसकी की, तो पहली स्टेप जो थी उसमें हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब क्या है कि ये जो प्रोसेस है बहुत स्लो प्रोसेस होती है। यहाँ से इस बॉन्ड का जो ब्रेकिंग होता है, जो कि हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग होती है, तो इसका मतलब कार्बन और क्लोरीन अलग अलग हैं, एक ही क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके अलग हो गया। ये जो प्रोसेस है बहुत स्लो प्रोसेस है, और स्लो प्रोसेस होने की वजह से यही हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स है। केमिकल काइनेटिक्स में देखा होगा, जो सबसे स्लो प्रोसेस होती है वही क्या होती है, अपनी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी कि पूरी की पूरी रेट जो है अपनी रिएक्शंस की, वो सिर्फ इसी स्टेप पे डिपेंड करने वाली है। तो स्टेप वन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एक स्लो स्टेप है, और यही अपनी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यानी कि इसमें जितना स्टेबल हमारे ये प्रोडक्ट्स होंगे, जितना स्टेबल अपने प्रोडक्ट्स होंगे, उतनी ही रेट जो है वो कंपेरेटिवली क्या होगी, फास्ट होगी, उतना ही रिएक्शन आसानी से प्रोसीड कर पाएगी। अब देखो इसमें क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, और कार्बोकैटायन जो है वो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे कि अपन बात करें 3 डिग्री कार्बोकैटायन के बारे में, 2 डिग्री कार्बोकैटायन के बारे में, 1 डिग्री कार्बोकैटायन के बारे में, या फिर CH3+ के बारे में। ठीक है, इनमें देखोगे तो कार्बोकैटायन क्या है, प्लस चार्ज आ रखा है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस साइड से CH3 का +I इफेक्ट लग रहा है, इस CH3 का +I इफेक्ट लग रहा है, इस CH3 का +I इफेक्ट लग रहा है, यानी कि तीनों साइड से इसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। उसकी वजह से इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ 2 CH3 का +I लग रहा है, यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ 1 CH3 का +I लग रहा है, और इस पे +I लगाने वाला कोई है ही नहीं। तो इसका चार्ज जितना था उतना ही मेंटेन्ड है, बट इनका जो चार्ज था वो कंपैरेटिवली कम हुआ है 3 CH3 ग्रुप के +I इफेक्ट की वजह से। तो चार्ज कम हुआ है, तो किसी भी चीज़ पर अगर चार्ज कम होता है तो वो स्टेबिलिटी अटेन करता है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद ये स्टेबल, और उसके बाद ये स्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें तो हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम स्टेबल, और 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल, और CH3 सबसे ही कम स्टेबल कार्बोकैटायन जो है वो फॉर्म करेगा। तो पहली स्टेप हमने देख ली कि उसमें हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, और कार्बोकैटायन में 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन आसानी से हो जाएगी, रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, अब आती है अपनी सेकेंड स्टेप, जिसमें कार्बोकैटायन का क्या हो चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है। तो कार्बोकैटायन जो अपना बना है, स्टेप 2 क्या होती है, स्टेप 2 में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अवेलेबल है OH-, वो इस कार्बोकैटायन पर क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, तो वो किस तरीके से अटैक करेगा देखते हैं अपन। ठीक है, कार्बोकैटायन जो है जनरली अगर अपन बात करते, यहाँ पे जो sp3 कार्बन है उसका जो एक तरह से ज्योमेट्री है वो तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें, यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें, यानी कि स्टेप 2 के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है CH3 CH3 और CH3, और इस पर कौन सा चार्ज आ रखा है,
पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, यानी कि ये जो है अभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। किस में है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर यानी कि ये सिर्फ एक ही प्लेन में, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, इस तरीके से एक ही प्लेन में तीनों के तीनों एंगल्स हैं। अब मान लो ये बोर्ड वाला प्लेन है, बोर्ड का जो प्लेन है उसमें ये तीनों के तीनों कार्बोकैटायन इस तरीके से हैं, तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा, OH माइनस जो अटैक करेगा इस पे, वो देखो एक तो सीधा का सीधा ऊपर से कर सकता है अटैक, और एक जो है वो बैक साइड से भी इस पे अटैक पॉसिबल है, और दोनों साइड से जो अटैक है वो इक्वली पॉसिबल है। यानी कि OH माइनस इस साइड से भी अटैक कर सकता है और OH माइनस जो है वो बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो दोनों साइड से अटैक करने की पॉसिबिलिटी है। तो दोनों साइड से ही क्या है, अटैक पॉसिबिलिटी है। तो क्या होता है कि जिस साइड पहले CH3 जुड़ा हुआ था, अगर OH ने उसी साइड से अटैक कर दिया तो इसको बोलते हैं अपन रिटेंशन। क्या बोलते हैं? रिटेंशन। यानी कि ये अपने कॉन्फ़िगरेशन को अगर इसने रिटेन किया, यानी कि इस तरीके से CH3 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 Cl राइट साइड में था, अगर यहाँ पे भी OH राइट साइड में आ गया तो इसको बोलेंगे अपन रिटेंशन। और अगर ऐसा हुआ कि OH ने बैक साइड से अटैक किया तो उसको बोलेंगे अपन इन्वर्जन। यानी कि OH जो है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, OH इधर आया, CH3 CH3 CH3, और इसको बोलते हैं इन्वर्जन। अगर वैसे देखा जाए तो रिटेंशन और इन्वर्जन की पॉसिबिलिटी जो है वो इक्वल है। रिटेंशन और इन्वर्जन की पॉसिबिलिटी कैसी है? इक्वल है, बट इसमें इन्वर्जन जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल जो है, जब तो पहला न्यूक्लियोफाइल जो है वो निकल के जा रहा होता है, उससे पहले ही जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है तो उससे पहले ही उस पर क्या है, बैक साइड से एक तरह से जो OH माइनस है वो अटैक करता है। यानी कि ये बॉन्ड अभी कंप्लीटली ब्रेक हुआ नहीं, उससे पहले ही जो OH माइनस है इस पर अटैक कर रहा है, तो वो बैक साइड से अटैक करने की क्या होती है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। इसलिए जो इन्वर्जन है उसका परसेंटेज जो है रिटेंशन के कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा इसमें रहेगा। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो उनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैकेनिज्म क्या थी? सबसे पहले हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हुआ, और उसके बाद कार्बोकैटायन पर क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। सेकेंड स्टेप में हमारा ये हुआ। अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस रिएक्शन के बारे में हमें मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि अगर हमारे दो स्टेप्स थे, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, CH3 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 Cl। ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा था किसमें, CH3 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 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, और ये हमारी RDS थी। क्या थी? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसके लिए अगर अपन में रेट लॉ लिखना चाहूँ तो रेट लॉ हमेशा किसके लिए लिखा जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो रेट लॉ फिर इसी के लिए लिखा जाएगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, या बोल सकते हैं कि इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आ जाएगा, रेट कांस्टेंट, और एल्किल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब इसका ऑर्डर देखो तो इसकी पावर 1, कुछ नहीं तो पावर 1। इसका ऑर्डर जब देखोगे तो ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, RDS पे ही, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे ही। तो इसका ऑर्डर कितने पे इसकी रेट डिपेंड कर रही है, कितने मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन पे, तो सिर्फ एल्किल हैलाइड पे, यानी कि इसका ऑर्डर जो है वो कितना आता है, सिर्फ 1 ऑर्डर आता है। OH माइनस पे इसकी रेट जो है वो डिपेंड नहीं करती है, और इसलिए अगर इसका ऑर्डर 1 आया है तो हम इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और इसकी रेट किस चीज़ पे डिपेंड कर सकती है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर सकती है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है वो कितनी है। अगर ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो डेफिनेटली ज़्यादा बनेगा, जल्दी बन जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ज़्यादा
एक तरह से डिपेंड करती है कि ज़्यादा हुई स्टेबिलिटी तो आसानी से वो बन जाएगा प्रोडक्ट, यानी कि रेट ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी किस में, रेट की बात करो तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री और उसके पास मिथाइल ग्रुप CH3+। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर और कम, फिर सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से आएगी। साथ ही साथ हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में Cl- भी तो बन रहा है, Cl- भी तो बन रहा है। इसका मतलब रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप। ये हमारा क्या है, लीविंग ग्रुप है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, लीविंग ग्रुप जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। जैसे कि यहाँ पे Cl- है अभी, अगर इसकी जगह पे कुछ ऐसे होता कि मान लो हमारे पास I- हमें कंपेयर करना है I- में, Br- में, Cl- में और F- में, तो I- जो है वो बेटर लीविंग ग्रुप है, Br- थोड़ा कम बेटर है, Cl- कम बेटर है और F- सबसे कम बेटर लीविंग ग्रुप है। इसका मतलब रेट जो है, ऐसा एल्किल हैलाइड होता जिसमें Ri है, Rbr है, RCl है या RF है, तो डेफिनेटली जो एल्किल आयोडाइड होते हैं उनकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होती अगर वो SN1 से प्रोसीड कर रहे हैं तो। ठीक है, इसका मतलब रेट किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है एल्किल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे, ऑर्डर 1 है उसका। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है कि कार्बोकेटाइन जो बन रहा है वो कैसा स्टेबल है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री, 1 डिग्री है या किसी और मीडियम से, यानी कि रेजोनेंस वगैरह से कहीं स्टेबिलिटी तो नहीं ले रहा है, उस पर डिपेंड कर रही है। साथ ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है कि स्टेबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप क्या है। तो ये फैक्टर्स जो होते हैं वो SN1 की रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ अपन को देखनी है कि इसमें जो इंटरमीडिएट हमारा था वो था कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट जो हमारा था वो क्या था, कार्बोकेटाइन। और क्योंकि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन और रीअरेंजमेंट दोनों की ही पॉसिबिलिटी बनती है। यानी कि कहीं भी अगर ऐसा पॉसिबल हुआ कि एक कार्बोकेटाइन रिंग एक्सपेंड करके थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है, या ऐसा हुआ कि रीअरेंज करके वो 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री इस तरीके से अगर कन्वर्ट हो जा रहा है, तो डेफिनेटली ये वाली पॉसिबिलिटीज़ हैं तो वो होगी, है ना। रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है तो रिंग एक्सपेंड हो जाएगी, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस इस पर करके देखते हैं कि किस तरीके से रिंग एक्सपेंड होगी, किस तरीके से रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो एल्किल हैलाइड जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं आसानी से, उनके बारे में अपन बात करते हैं कि जैसे हमारे पास है CH3CH2 CH3CH, ऐसे लिखो CH3CCH3 Cl CH3CH CH3Cl CH3Cl। अगर SN1 का ऑर्डर हमें देखना हो तो डेफिनेटली कार्बोकेटाइन इसका ज़्यादा स्टेबल, इसका कम स्टेबल और इसका सबसे कम स्टेबल, तो SN1 का ऑर्डर इस तरीके से आ जाएगा। यहीं अगर ऐसे हो कि CH3CH CH3I CH3CH CH3Cl या Br लिख लो, Br CH3CH CH3Cl और CH3CH CH3F, इस तरीके से अगर है तो SN1 का एक तरह से कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। तो सारे के सारे इसमें 2 डिग्री हैं, तो 2 डिग्री तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो अपन जज नहीं कर सकते, लेकिन इनमें लीविंग ग्रुप्स बदल रहे हैं और लीविंग ग्रुप्स आसानी से कौन निकल जाता है, I-, उससे कम आसानी से Br, उससे कम आसानी से Cl और सबसे खराब लीविंग ग्रुप F-। ठीक है, इसका मतलब SN1 का ऑर्डर देखोगे, रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखोगे तो आसानी से निकल जा रहा है, तो यानी कि इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रही है, तो इस तरीके से इसकी जो है रेट ऑफ रिएक्शन आएगी। ठीक, अब इनके प्रोडक्ट्स जब बनाओगे, अब इनके प्रोडक्ट्स जैसे बना रहे हो कि जैसे मेरे पास है कि CH3 और Cl, इसकी मान लो रिएक्शन करवाई है आपने OH-
हमारा न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है और कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसका मतलब CH3 CH CH3 Cl को हटा के कौन जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा और अपना Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनेगा, जैसे ही Cl निकलेगा कार्बोकेटाइन इस जगह पे और इस जगह पे वो अटैक करके आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब और कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे कि हमारे पास एक इस तरीके से Cl, ये यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, ये साइक्लोपेंटेन है, इस तरीके से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे एक कार्बन है और एक CH3 ग्रुप ये लगा हुआ है। इस पे अगर OH माइनस जोड़ना चाहते हैं अपन, इस पे OH माइनस जोड़ना चाहते हैं तो क्या हमारा आंसर ये होगा, OH Cl को हटा के OH जुड़ जाएगा, क्या हमारा मेजर प्रोडक्ट ये होगा, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। इसके लिए हमको मैकेनिज्म के थ्रू जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये है Cl, सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है, यानी कि Cl यहाँ से निकला, Cl यहाँ से बाहर गया, क्या मिला अपन को, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना और जो कार्बोकेटाइन कितना है अभी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कैसा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और एक ये हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग है और 5 मेंबर्ड रिंग में जो स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली 6 मेंबर्ड रिंग के, ठीक है। तो अगर कहीं से भी पॉसिबिलिटी है कि 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड बन सकती है तो उस कंडीशन में ये इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो क्या होता है कि ये जो कार्बोकेटाइन अपने पास है, ये जो कार्बोकेटाइन इसके पास है, अगर मैं नंबरिंग कर दूं, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th कार्बन। तो क्या होता है कि मान लो ये जो 3 और 7 वाला बॉन्ड है ये अगर ब्रेक हो जाए, 3 और 7 के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए, तो क्या होता है कि ये बॉन्ड अगर यहाँ से ब्रेक हुआ और इस 2 पर जाके जुड़ गया, 3 और 7 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके कहाँ पे जुड़ गया, 2 पर जुड़ गया, यानी कि जो बॉन्ड है किस पे जुड़ा, 2 और 7 के बीच में बॉन्ड बन गया। पहले जो बॉन्ड 7 और 3 के बीच में था वो किसके बीच में बन गया, कार्बन 2 और कार्बन 7 के बीच में बन गया, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास क्या बना कि 7 जो था, ये 7 था, 7 से 2 ने बॉन्ड बना लिया, यानी कि 7 से 2 ने बॉन्ड बना लिया, 2 से 3 जुड़ा हुआ है, 2 से 3 जुड़ा हुआ है, 3 से 4, 4 से 5, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, 5 से 6 और 6 से 7, इस तरीके से 6 मेंबर्ड की रिंग बन गई। और इस 2 से जुड़ा हुआ है 1, इस 2 से क्या जुड़ा हुआ है, 1 जुड़ा हुआ है। और क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 3 का तो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था, 3 का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और कहाँ पे जुड़ गया, 2 पे, तो उसकी वजह से 3 पे क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, 3 पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे कितने मेंबर्ड हो गई, 6 मेंबर्ड, यानी कि जो है अब ये मोर स्टेबल हो गई। कैसी हो गई, मोर स्टेबल हो गई। और मोर स्टेबल होने की वजह से ये इसमें कन्वर्ट आसानी से हो जाता है। अब ये कन्वर्ट हुआ तो देखो इस 2 के पास एक हाइड्रोजन है, तो ये जो है अभी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कैसा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर ऐसा हो कि इसके पास एक हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, इसके पास अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसकी वजह से अगर ये H माइनस यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो उसकी वजह से जो 2 डिग्री वाला है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा, इस जगह पे, सेकंड वाले पे। तो उस कंडीशन में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो कैसे, ये हमारी 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, ठीक है। 3 पर एक हाइड्रोजन, 2 से एक हाइड्रोजन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके, यानी कि H माइनस का शिफ्ट हुआ, किसका, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। तो हाइड्राइड शिफ्ट जब यहाँ से हुआ 3 पे जुड़ गया H माइनस, तो ये तो क्या है, न्यूट्रल हो गया। लेकिन यहाँ पे कौन सा, इसका तो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, तो इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, इस पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। और वो हाइड्रोजन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके जुड़ गया हाइड्राइड,
ठीक है। अब देखो ये कार्बोकैटायन जो है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो 2 डिग्री से 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है और ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से वो बन सकता है। तो ये हमारा कार्बोकैटायन फाइनल आ गया। अब हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसमें रिंग एक्सपेंड हो या रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो। तो ये कार्बोकैटायन जो है, इसी कार्बोकैटायन पर अब अपना क्या होगा, OH माइनस जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उसकी वजह से अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, ये निकल के आएगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जो मेजर प्रोडक्ट ये नहीं है, मेजर प्रोडक्ट हमारा ये है। ठीक है, इस तरीके से क्या हो सकता है, रिंग एक्सपेंड हो सकती है, रिंग एक्सपेंड हो सकती है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन करते हैं। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं अपन कि इस तरीके से एक रिएक्शन है कि CH3 CH CH3 CH2 Cl और ये मान लो OH माइनस से ही रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या OH यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, क्या OH यहाँ पे आके जुड़ जाएगा? तो हमको इसका मेजर प्रोडक्ट अगर देखना है तो सबसे पहले मैकेनिज्म के थ्रू जाना होगा। तो मैकेनिज्म से क्या हुआ, फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ C+ यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहले कार्बोकैटायन को फॉर्म करो। कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म होगा, CH3 CH3 CH2 Cl, यहाँ से Cl ब्रेक हुआ, Cl ब्रेक हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया इस पर, क्या आया, CH3 CH2 पॉजिटिव। ये कौन सा है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। ठीक है, इस कार्बोकैटायन के पास अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ा हो, मिथाइल जुड़ा हो, फिनाइल जुड़ा हो, सभी के सभी शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि ये हाइड्रोजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ से अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए कैसे भी करके, तो उसकी वजह से हाइड्राइड शिफ्ट से पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा यहाँ और वो होगा सीधा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर अगर इस पर जुड़ता है तो अपने को क्या मिला, CH3 C, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इधर CH3 और इधर CH2 था पहले और एक H माइनस आके जुड़ गया, तो क्या हो गया, ये CH3 हो गया, जो कि कैसा है, 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री वाला क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। और ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से अब इस पर OH माइनस जो है वो आसानी से अटैक कर सकता है। तो OH माइनस ने अगर इस पर अटैक किया तो अपने को क्या मिला, CH3OH। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट रहा, ये हमारा क्या रहा, मेजर प्रोडक्ट रहा। यहाँ पे OH न जुड़ के OH यहाँ पे जुड़ा, OH यहाँ पे नहीं जुड़ा, OH किस जगह पे जुड़ा, इस जगह पे। तो रीअरेंजमेंट, क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है तो उसकी वजह से रीअरेंजमेंट वगैरह सब आसानी से हो सकता है। थैंक यू।